मेरा पति दूसरे मुल्क गया तो मेरा 20 साल का देवर कुदाल लेकर कमरे के पीछे जाता और खुदाई करता। सारी रात कुदाल की आवाज मुझे परेशान करती। मैं अकेली थी, किसी से जिक्र नहीं किया। रात जानने के लिए एक दिन मैंने कुदाल को छुपा दिया तो देखा कि देवर खिड़की फांद कर अंदर आया और उसे देखकर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक सुरंग के अंदर। मेरे पापा हमारे गांव के मास्टर जी थे। पूरा गांव उनकी खूब इज्जत करता था। कोई छोटी से छोटी मुसीबत आती या परेशानी होती तो तमाम लोग मेरे पापा के पास आते। हमारे घर का माहौल बहुत ही सख्त माहौल था। हमें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही हमने बाहर की दुनिया देखी थी। हमारे घर में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और मैं इन बच्चों के साथ खेलती कूदती। मुझे बचपन से ही शादी का बहुत शौक था। जब भी मोहल्ले में कोई शादी होती तो मेरी खुशी की इंतहा ना होती। मुझे शादी में जाना बहुत पसंद था, खासकर शादियों में बैठी दुल्हन तो मुझे बहुत ही पसंद थी। मैं अपने पापा से जिद करके अपने दोस्तों के साथ शादियों में बहुत जाती थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि कब मैंने बचपन से लड़कपन तक और लड़कपन से जवानी का सफ़र तय किया। मैट्रिक करने के बाद हमारे पापा ने हमें शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। मेरे घर में हम दो बहनें, मेरी मम्मी और पापा थे। मेरा नाम प्रीति है और मेरी बहन का नाम सुनीता है। सुनीता मेरी सगी बहन नहीं थी, बल्कि वो मेरे बुआ की लड़की थी। मेरी बुआ के गुजर जाने के बाद मेरी मम्मी इसे घर में ले आई थी। हम सब ने इसे बहुत प्यार दिया और वह भी मेरे मम्मी पापा को अपने बाप की तरह मानती थी और हमारे साथ बिल्कुल बहनों की तरह ही रहती थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और फिर मेरी शादी हो जाए, लेकिन सुनीता को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और उसे अकेले स्कूल में आने जाने से दिक्कत थी और इसलिए हम दोनों बहनें साथ में ही आती जाती थी। मुझे शुरू से ही पढ़ाई में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सुनीता को देख देख कर मैंने अपने अंदर पढ़ाई का शौक कर लिया था और अब मेरा पूरा शौक पढ़ाई की तरफ था। मैं पूरी कोशिश करती दिल लगाकर पढ़ने की। मुझे देखकर सुनीता बहुत खुश होती थी। सुनीता मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हम दोनों में बहुत प्यार था। मेरी हर छोटी बड़ी गलती पर मुझे बहुत प्यार से समझा देती थी, यहाँ तक कि उसने अपने बड़े होने का फर्ज खूब निभाया, लेकिन मेरा इसका साथ बहुत कम था। और फिर किस्मत की बदनसीबी, हम दोनों जुदा हो गए। हम लोग जब एक दिन कॉलेज से वापस आ रहे थे, रास्ते में ही थे कि तभी एक गाड़ी ने हम दोनों को टक्कर मारी। मैं तो गाड़ी की टक्कर की वजह से दूर जाकर गिरी और सुनीता रोड पर ही गिर गई और सामने से आती एक और गाड़ी ने उसे कुचलती हुई चली गई। मैं उठी और शोर मचाया, सुनीता को आवाजें दी, लेकिन वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। वहाँ पास पड़ोस में जितने भी लोग थे वो जल्दी से मेरे पास आए और सुनीता को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे बताया कि सुनीता की मौत एक्सीडेंट के वक्त ही हो गई थी। मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरी चांद सी बहन, मेरे बुआ की लड़की, मुझे छोड़कर चली गई थी। अस्पताल वालों ने बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों से राब्ता किया। यह खबर मेरे घर वालों पर भी कयामत बनकर बरसी थी, क्योंकि सगी बहन न सही लेकिन उसकी परवरिश तो मेरे माँ बाप ने ही की थी और उन्हें भी सुनीता बिल्कुल मेरी तरह ही थी। मेरी मम्मी को बार बार बेहोशी हो जा रही थी और मेरे पापा भी बहुत गमज़दा थे, लेकिन यह कुदरत का फैसला था और इसको मानना हम सबकी मजबूरी थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि हम उसी के बनाए हुए हैं और फिर एक दिन हमें उसी की तरफ लौट जाना है। सुनीता के इंतकाल के बाद हमारे घर में मातम सा छा गया। ऐसा लगता था कि पूरा घर ही खाली हो गया। कहीं से भी कोई आवाज़ें नहीं आती थी और ना ही घर में रौनक बची थी। अब तो ऐसा लगता था जैसे कि यह घर और खामोशी हमें खाने को दौड़ती है। सुनीता तो खुद चली गई और साथ साथ घर की सारी रौनक भी लेकर चली गई थी। सुनीता के बाद मेरा दिल भी नहीं करता था कॉलेज जाने के लिए। हर चीज़ से दिल रूठ गया था। मेरे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और कहा कि इस कदर अधूरी पढ़ाई नहीं छोड़ते, लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता था। जिन गली और मोहल्ले में हम दोनों चलकर एक साथ पढ़ने जाती थी, अब इन गली मोहल्लों में अकेले कैसे जाती। मैंने यही बहाना बनाया था कि मुझे अकेले नहीं जाना, तो मेरे पापा ने कहा कि वह मुझे रोज़ छोड़ आएंगे, लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया। मेरे दिल से बस यही आवाज़ आती थी कि जिसको पढ़ाई का शौक था, जब वही नहीं रही तो अब मुझे क्या करना है पढ़ाई करके। लेकिन फिर भी मेरे पापा के बहुत ज़्यादा मनाने के बाद मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और अपनी बाकी पढ़ाई को कंप्लीट किया। जैसे ही मेरा कॉलेज पूरा हुआ, मेरे घर वालों को मेरे शादी की फिक्र होने लगी, लेकिन सुनीता के बाद मेरे सारे शौक मिट गए थे। बहुत ज़्यादा गमज़दा रहने लगी थी। बचपन के तमाम शौक वक्त के साथ ही खत्म हो गए थे। अब मैं हर वक्त एक सोच से घिरी रहती थी
क्योंकि मेरे लिए यह सदमा कम नहीं था कि जिंदगी की बहुत ज़्यादा हसीन और सबसे खूबसूरत साल और मैंने अपनी बहनों से ज़्यादा अपने एक दोस्त के साथ गुजारे थे, और वह इतनी जल्दी चली गई, मुझे छोड़कर बगैर मेरी खुशियाँ देखे और मुझे अपनी खुशियाँ दिखाए। मैंने तो कभी कोई सहेली भी नहीं बनाई थी, लेकिन ज़िंदगी एक जगह पर नहीं ठहरती। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आ गए। मेरा रिश्ता तय हो गया। लड़के का बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छे खानदान से था और बेहतरीन इंसान था। शादी की तारीख 2 महीने बाद रखी गई और घर में शादी की मुकम्मल तैयारियां शुरू हो गई। पहल तो मैंने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मम्मी के साथ मिलकर मैंने भी तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन सुनीता की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। अब तो सारा दिन काम में ही गुजर जाता था और जब मैं थक हार कर बिस्तर पर पहुंचती तो सारी सोचों को भूलकर कब सो जाती थी। वक्त का काम है गुजरना और वक्त गुजरता ही जा रहा था और आखिर वह दिन भी आ ही गया जिस दिन का सबको इंतजार था। मेरे पापा बहुत ही अच्छे और शरीफ इंसान थे और इसी वजह से शादी भी अच्छे खानदान में हुई थी। और फिर मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। यहाँ आकर मुझे पता चला कि दूल्हे वालों की तरफ से इतने रिश्तेदार कम क्यों थे। दूल्हे का इकलौता भाई था और बहन कोई थी ही नहीं और माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और इनकी परवरिश इनके बुआ ने की थी। मैं आज तक बुआ को अपनी सास समझती रही, लेकिन अब मुझे पता चला कि यह मेरी सास नहीं है, बल्कि यह मेरे पति की बुआ है। मेरे पति का नाम राहुल था और वह बहुत ही नेक इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा छोटा देवर जिसका नाम अजय था, अजय बहुत ही कम बोलता था और हर वक्त खामोश और अलग अलग ही रहता था। अजय ने मुझसे कभी भी कोई बातचीत नहीं की थी। शादी के तकरीबन 2 महीने बाद बहुत खुशी से गुजरे। इन 2 महीनों में मैं तकलीफों को भूल चुकी थी और अपनी नई जिंदगी में मगन थी। और सुनीता की कभी भूली बिसरी यादें जब मेरे सामने आती थी तो मेरी आंखें नम हो जाती थी, लेकिन मुझे सब्र आ गया था और फिर मेरा दिल करता कि शायद भगवान की यही मर्जी थी। अगली सुबह का सूरज निकला और हर तरफ उजाला फैल गया। मैं नहीं जानती थी कि यह दिन का उजाला मेरे लिए एक बुरी खबर लेकर आने वाला है। नाश्ता बनाकर जब मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी तो और राहुल किचन में आ गए और उन्होंने जो बात मुझसे कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बात पर मैं क्या जवाब दूं। मेरे पति ने बताया कि वह और बुआ दोनों बाहर के मुल्क जा रहे हैं, क्योंकि बुआ 2 सालों से अपने पति के साथ बाहर के मुल्कों में ही रहती थी और अब राहुल को भी वहीं काम मिल गया था। शादी पर भी काफी खर्चा हो गया था, जिसका कर्ज भी उतारना था, तो इस वजह से राहुल को बाहर के मुल्क जाना ही बेहतर लगा। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह मुझे और अजय को बहुत जल्द अपने पास बुला लेगा, क्योंकि अभी मेरा वीजा नहीं लग रहा। जैसा ही मेरा वीजा लगता मैं भी अपने पति के साथ चली जाती। यही सोचकर मैं कुछ संतुष्ट हो गई और मेरे अंदर का गुस्सा भी कुछ कम हुआ। मुझे ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि जाने से पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते पहले बताया था। मैं इस बात को लेकर खूब नाराज़ हो गई, लेकिन फिर राहुल ने मुझे बताया कि इनका वीज़ा भी अचानक लग गया है। अप्लाई उन्होंने काफ़ी अरसा पहले से किया हुआ था और मुझे पहले से इसलिए नहीं बताया कि मैं ज़्यादा परेशान ना हूँ। इस दौरान हमारे काफ़ी चक्कर बाजार के भी लगे, क्योंकि राहुल की काफ़ी तैयारी करनी भी थी। राहुल मुझे मायके भी घुमाने ले गए। इस दौरान वह मुझसे एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे कि मैं अजय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूं। वह भी छोटा है और अपना ख्याल नहीं रखता, इसी वजह से। लेकिन मेरे दिल में बहुत ख्याल आता कि 20 साल का लड़का तो छोटा नहीं होता जो अपना ख्याल खुद न रख सके। लेकिन फिर भी मुझे अपने पति की बात का ख्याल रखना चाहिए। मैंने सुना था कि राहुल अजय को भी बार बार बता रहे थे कि वह घर पर पूरी तरह से ध्यान दे और अपने कामों से बाज आ जाए। मुझे समझना लगी कि वह कौन से कामों से बाज आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने ज़्यादा इस बारे में न सोचा और सर झटक कर अपने कामों में लग गई। 10 दिनों बाद राहुल और बुआ अपने सफ़र को रवाना हो गई। इस घर में भी एकदम से रौनक खत्म हो गई। मेरा देवर सुबह को घर से निकलता और शाम को वापस लौट आता। इसके लौटने के बाद जब मैं इसको खाने के लिए पूछती तो वह ये कह देता कि खाकर आया है। उसने कभी भी मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं अकेली घर में पूरा दिन चुपचाप पड़ी रहती थी। एक दिन रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई तो पानी पीने के लिए किचन में गई। मुझे ऐसा लगा कि देवर के कमरे में कोई है और वह उससे बातें कर रहा है। मैं चुपके से देवर के कमरे की तरफ बढ़ गई और फिर दरवाजे के करीब जाकर मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना चाहा कि अंदर कौन बोल रहा है। मुझे बातें करने की आवाज़ें मेरे देवर की आई
और मुझे लगा कि वह फोन पर किसी से बातें कर रहा है। मैं चुपचाप वापस आ गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा देवर यह सोचे कि आधी रात को मैं इसके दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी थी। कई रोज गुजर गया और इस बात का कोई ख्याल ही नहीं रहा। कुछ दिनों बाद मैंने रात के वक्त फिर से इसके कमरे में आवाजें सुनी थी। अब की बार इसकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी और मुझे अंदाजा हो गया कि कोई लड़की का ही चक्कर है। मेरा देवर किसी लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरा देवर बहुत परेशान था। वह सुबह सुबह जा रहा था तो मैंने कहा, अजय रुक जाओ और नाश्ता करके जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी तुम्हारे भाई को। मेरी धमकी सुनकर वह डर गया और चुपचाप आकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते वक्त मैंने उससे पूछा कि कौन है वह लड़की, तो उसका चेहरा एकदम से बदल गया और वह एकदम से हड़बड़ा कर बोला कि कौन सी लड़की। मैंने उससे कहा कि मुझे बेवकूफ मत समझो, हम एक ही घर में रहते हैं और कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। इससे पहले अगले हफ्ते भी तुम्हारे कमरे से किसी की बातचीत की आवाजें मैंने सुनी थी। और इसके बाद अजय मुझसे कहने लगा, भाभी शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सारा दिन काम करके थक हार कर लौटता हूँ, मुझे तो रात को होश भी नहीं होता, तो मैं कैसे किसी से बातें कर सकता हूँ। मैंने उसे डांट कर कहा कि तुम मुझसे छोटे हो और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने खुद तुम्हारी बातें सुनी थी। तुम किसी लड़की को किसी काम के लिए मना रहे थे, लेकिन वह शायद बार बार तुम्हारी बात से इनकार कर रही थी और तुम उसे बार बार मना रहे थे। लेकिन अजय ने मेरी बात सुनकर साफ साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, पता नहीं आपने अकेले रह रहकर अपने दिमाग में कौन से वहम पाल रखे हैं जो मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगा रही हैं। यह बात कहने के बाद अजय वहां से बगैर नाश्ता किए ही चला गया और मैं हक्का बक्का बैठी रह गई कि कोई इस कदर कैसे सफेद झूठ बोल सकता है। दोपहर के वक्त मेरे घर मेरे मम्मी पापा आए। मेरे पापा मास्टर थे। वह पहले भी किसी कीमत पर राजी न थे कि मैं इस घर में अपने देवर के साथ अकेले रहूं। उन्होंने बातों बातों में भी इस बात का जिक्र राहुल से किया था, लेकिन राहुल ने उन्हें यह बात कहा कि वह बहुत ही जल्द मुझे भी वहीं बुला लेगा। आज भी जब मेरे घर मेरे पापा आए तो उनका यही कहना था कि मैं जल्द से जल्द राहुल के पास चली जाऊं, यहाँ पर अकेली न रहूं। मेरे माँ बाप ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि जब तक राहुल नहीं आता मैं चलकर इनके साथ रहूं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती क्योंकि राहुल मुझे इस घर में छोड़कर गए हैं और उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी कि मैं इस घर से बाहर कहीं जाकर भी रहूं। और फिर मैंने इन्हें कहा कि अजय बिल्कुल मेरे भाई जैसा है, आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र न करें। यह सुनकर मेरे पापा ने कहा कि हाँ तुम्हारी भी बात ठीक है, लेकिन तुम क्या नहीं जानती आजकल जमाना कितना बुरा है, कोई किसी का नहीं है। मैंने उनकी यह बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद कुछ देर तक मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे और फिर वह चले गए। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। उसके बाद मेरी अजय से कोई भी खास बातचीत नहीं हुई थी। एक दिन मैंने फोन पर राहुल से बात की तो उन्हें बातों बातों में बता दिया कि अजय आजकल काम पर से बहुत रात को घर आता है और खाना भी बाहर से ही खाता है। यह सुनकर राहुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहने लगे कि अजय तो कॉलेज में पढ़ता है, उसने काम पर कब से जाना शुरू कर दिया और वह क्या काम करता है। जब राहुल ने मुझसे यह सवाल किए तो मैं भी परेशान हो गई कि आखिर अजय ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वह काम करता है और कॉलेज से इतनी ज़्यादा गैर हाजिरी क्यों। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि वह कॉलेज नहीं जाता, बल्कि जब मैंने उससे पूछा तो वह कह रहा था कि काम पर जाता है और खाना भी वहीं से खाकर आता है। यह कहकर राहुल ने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि जैसे शाम के वक्त अजय आएगा मैं उससे सारे सवालों के जवाब तलब करूँगी। क्या है वह मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। मैं अपना काम काज करके बैठी थी। शाम के इंतजार में इसी वक्त मुझे किसी का फोन आया और जो बात कह रहा था मैं सुनकर बहुत परेशान हो गई। मुझे किसी हॉस्पिटल से फोन आया था जिसमें वो कह रही थी कि अजय का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ भी हो, राहुल की वजह से अजय भी मुझे बहुत अजीज था। मैंने फ़ोन पर मौजूद शख्स से अस्पताल का पता पूछा। पता बताने के बाद फ़ोन रख दिया। मैं हैरान परेशान खड़ी थी क्योंकि मैंने इस घर से कभी ज़्यादा बाहर नहीं निकली थी, तो इस वजह से मुझे गली और बाजार का ज़्यादा मालूम नहीं था।
फिर भी आखिर हिम्मत करके मैंने अपना पर्स उठाया और घर को ताला लगाकर बाहर निकल आई। गली में थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक ऑटो नजर आया, तो मैंने उस ऑटो वाले को आवाज दी। इसे हॉस्पिटल का पता बताकर ऑटो में बैठ गई और आधे घंटे बाद वह ऑटो वाला अस्पताल के सामने जाकर रुक गया और उस किराया देकर मैं हॉस्पिटल के अंदर चली गई। मुझे फोन पर तो बताया गया था कि अजय की हालत बहुत खराब है और मैं अब प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो। रिसेप्शन पर बैठी लड़की से मैंने पूछा कि इमरजेंसी वार्ड किधर है, तो उस लड़की ने कहा कि आप मरीज का नाम बताएं। जब मैंने उसे बताया तो वह मुझे उस कमरे तक छोड़ आई जहाँ पर अजय को एडमिट किया गया था। जिंदगी में मैं दूसरी बार हॉस्पिटल आई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने जब अजय को देखा तो उसका पूरा जिस्म पट्टी से बंधा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर इसको 2 घंटे बाद होश आ गया तो यह ठीक हो जाएगा, नहीं तो यह कोमा में जा सकता है। डॉक्टर्स की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वही बेंच पर बैठ गई और मैं सोचने लगी कि मुझे राहुल को फ़ोन करना चाहिए या नहीं। कुछ देर बाद मैंने फैसला किया कि मैं अभी राहुल को फ़ोन नहीं करूँगी। इस वक्त काम पर होंगे और परेशान हो जाएंगे। 2 घंटे के इंतजार के बाद डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई और मुझे बताया कि अजय को होश आ गया है। मैंने भी खुदा का शुक्रिया अदा किया। रात को जब राहुल का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें बताया, लेकिन साथ में मैंने यह भी कहा कि अब परेशान होने की बात नहीं है, अजय बिल्कुल ठीक है। एक दिन अजय को हॉस्पिटल में रखने के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और मैं अजय को लेकर घर वापस आ गई। इससे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन इसकी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह इरादा छोड़ दिया और अजय एक बार फिर अपने कमरे में बंद होकर रह गया। रात को मैं सोई हुई थी। सोते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। यही देखने के लिए मैं बाहर आई तो मुझे शहर में कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थी। मैंने जब कान लगाकर सुनी तो वह मेरे घर के पीछे से आ रही थी। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और उसे देखा तो देखते ही मेरी रूह फना हो गई। कमरे के पीछे जो सहन बना हुआ था वहाँ पर अजय कुदाल से खुदाई कर रहा था। कुदाल की आवाजें बहुत तेज तेज से आ रही थी। यह सुनकर मैं डर गई और चुपचाप अपने कमरे में लेट गई। लेकिन मुझे पूरी रात कुदाल की आवाज ने सोने नहीं दिया। मैं खुद को बेसहारा महसूस करने लगी, क्योंकि ना तो मेरे माँ बाप मेरे करीब थे और ना ही पति मेरे घर पर थे। मैं तो बताती किसको रात के इस टाइम में, किससे बात करती। अगली सुबह मैंने उठकर देखा तो अजय घर पर नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली और मैंने सोच लिया था कि जैसे ही राहुल का फोन आएगा मैं उन्हें बता दूंगी। न जाने अजय रात के वक्त क्या खोदता रहता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले मामले के तह तक जाती हूँ, इसके बाद ही किसी को इसके बारे में बताऊंगी। रात में जब अजय आया तो थोड़ी देर बाद फिर से कुदाल की खुदाई की आवाजें आने लगी। मैंने एक बार फिर खिड़की से चुपके से देखना चाहा, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय मिट्टी के, जिसको अजय खोज रहा था। मैं फिर आकर अपने कमरे में लेट गई। अगले दिन जब अजय बाहर चला गया तो मैं इस जगह पर जाकर देखा तो वहाँ की मिट्टी दोबारा से बराबर थी। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि रात में किसी ने इस जगह को खोदा है। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि अजय का दिमाग की हालत ठीक नहीं है। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे कोने में एक कुदाल नज़र आ गया। मैंने उसे उठाकर अपने कमरे में छुपा दिया और अजय के आने से पहले सोने का नाटक करने लगी। मैंने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली थी। काफ़ी देर तक मुझे कुदाल की आवाज़ सुनाई न दी तो मुझे यकीन हो गया कि अजय इसको ढूंढ रहा होगा। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने गलत किया या सही। मैं हल्की हल्की नींद में थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे खिड़की के रास्ते अंदर आ रहा है। मैंने जब आंख खोली तो वह कोई और नहीं अजय ही था। अजय को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि अजय न जाने अब मेरे साथ क्या कर बैठे। अजय के कदम अपनी ओर बढ़ते देख डर से बेहोश हो गई। काफ़ी देर के बाद मुझे होश आया तो मैं खुद को एक गहरे सुरंग में पाया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई सुरंग में हूँ और वह सुरंग ही थी। मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय अंधेरे के। मैंने हाथ मारकर इधर उधर कुछ टटोलना चाहा कि शायद मुझे कोई दरवाजा वगैरह निकलने के लिए नजर आ जाए। और पूरी सुरंग को चेक करने के बाद आखिरकार मुझे एक दरवाजा नजर आ गया। मैंने इस दरवाजे को बहुत जोर जोर से पीटा और थोड़ा सा जोर लगाने के बाद वह दरवाजा खुल गया। तो सुरंग से बाहर निकलकर मैंने देखा कि एक सुरंग हमारे ही घर में मौजूद है, जो हर वक्त बंद रहता था। मैंने पूरे घर में नज़र दौड़ाई, लेकिन घर में इस वक्त कोई भी नहीं था। मैंने अजय के कमरे में देखा तो
वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं इसके कमरे में चली गई और उसकी चीज़ों को उलट पुलट करके देखने लगी। वहाँ पर मुझे एक डायरी मिली। जब मैंने डायरी को खोलकर देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि डायरी के अंदर सुनीता की बहुत सारी तस्वीरें थीं, जिंदा मुर्दा दोनों की। और इस डायरी में एक एक बात विस्तार से लिखी हुई थी। और मैंने इस डायरी को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पढ़ती गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकलती चली गई। इस डायरी में लिखा हुआ था कि अजय सुनीता से बहुत मोहब्बत करता था और इस बात का इजहार भी कर चुका था, लेकिन सुनीता ने इनकार कर दिया था। एक दिन अजय इससे मिलने ही जा रहा था कि सुनीता अजय की ही गाड़ी से टकराकर इस दुनिया से चली गई। और इसी गलती की वजह से अजय का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह ऐसी हरकत करने लगा। उसे हर वक्त सुनीता सामने दिखाई देती थी और वह सुबह से शाम तक सुनीता की कब्र पर जाकर बैठा रहता था और उससे बातें करता रहता था। कमरे में भी वह सुनीता से ख्याली बातें करता रहता था। और इस बात का पता राहुल को मेरे शादी के बाद पता चला, इसलिए वह जाते हुए कह गए थे कि वक्त बर्बाद न करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब अजय की जहन में एक और बात आ गई थी कि अगर वह रोजाना मिट्टी खोदेगा तो हो सकता है कि उस गड्ढे से या सुरंग से सुनीता निकल आए। और मुझे भी कमरे में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं इसके काम में रुकावट बन रही थी। मैंने अपनी पति को फोन करके सारी बात बता दी थी। अगले 3-4 दिनों में वह इंडिया वापस आ गए और उन्होंने अजय का बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाया। अजय बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वह मुझसे कभी भी नजर नहीं मिला पाया, क्योंकि वह जानता था कि सुनीता मेरी बहन है और वह पहले भी मुझसे इसलिए बात नहीं करता था। मैं इसको कभी माफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी जान से ज्यादा प्यारी बहन इसकी वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन फिर इसके बहुत रिक्वेस्ट पर मैंने इसे माफ कर दिया। आज भी अजय सुबह शाम सुनीता की कब्र पर जाता है और इसके दिल में आज भी सुनीता ऐसे ही बसी हुई है। हमारे बहुत समझाने के बाद भी उसने आज तक शादी नहीं की है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।